जय हिंद दोस्तों। आज 18 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर लें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजडम एजुकेशन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, या टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का PDF मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि उसे आप लोग पढ़ लें। देखिए, फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ पे ऑलरेडी कल भी हमने डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, कल मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, तो इसलिए मैं इस पे आज डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी आंदोलन हो वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो, उसका समर्थन सब लोग करते हैं। लेकिन इस तरह से किसी ट्रेन में आग लगा देना और शांति तरीके से आंदोलन करना, इसका समर्थन कोई भी नहीं करता। संविधान आपको ये अधिकार नहीं देता है कि आप इस तरह से आंदोलन करें। और जो लोग भी इस तरह की गतिविधि में शामिल होंगे उसका फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से उसका चेहरा पहचान किया जाएगा और उस पर विभागीय सख्त कार्रवाई किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो उसका करियर वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों से दूर रहिए, राइट। अगले 2 दिनों में शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया। तो ये जो अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया है ये सरकार जल्द शुरू कर रही है, अगले 2 दिन में ही शुरू करने वाली है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसमें शामिल होइए, निश्चित तौर पे इसमें आपको शामिल होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, देखिए आपकी जो भी इच्छा हो, लेकिन इस तरह की घटना में आप लोग शामिल ना हो, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक से ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ने पे लगे प्रतिबंध। चुनाव आयोग की जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट हम लोग ये भी चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति को एक जगह से अधिक चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति एक जगह से अधिक चुनाव लड़ता है, दोनों जगह से जीत जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक जगह छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहाँ पर री इलेक्शन होगा तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो इसको लेकर के चुनाव आयोग कुछ वैधानिक स्टेप उठाने की प्रयास में है या उठाने वाली है। तो या तो इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए, एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता है, या दोनों जगह से अगर चुनाव लड़ेगा तो जिस जगह से वो छोड़ेगा उस जगह पे जुर्माने के रूप में भारी राशि उसे देना पड़ेगा। तो इस तरह का हो सकता है कुछ प्रोविज़न चुनाव आयोग के द्वारा किया जाए। बहरहाल देखिए, इलेक्शन कमीशन एज अ होल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक के रूप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन के बारे में लक्ष्मीकांत की बुक से आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन रिफॉर्म्स, उसी का एक पार्ट है एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव पे आपका क्या पक्ष है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 4-5 पॉइंट आपके पक्ष में तैयार हो, 4-5 पॉइंट आपके नेगेटिव में तैयार हो। तो ये सब कर लीजिएगा कि क्यों एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्यों एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए। बहरहाल हमने कई बार चर्चा किया है इस पर, तो मैं इस पर आज चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिस पे मुझे आपके साथ आज डिस्कस करना। तो इम्पॉर्टेंट कई सारे टॉपिक हैं आज। देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। WTO पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। WTO का क्या बैकग्राउंड है, क्या है, नहीं है, कहाँ कहाँ डिस्प्यूट है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कि WTO का जो अभी हमारे देश के माननीय वाणिज्य मंत्री जेनेवा गए हुए हैं, 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में वो भाग लेने के लिए जेनेवा गए हुए हैं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है WTO का एपेक्स संस्था होता है जो कोई भी निर्णय लेता है। तो यहाँ पे क्या क्या निर्णय लिया गया, उस निर्णय की हम लोग आपके साथ बात करेंगे। WTO के रिगार्डिंग कल भी हमने चर्चा किया था कि गेट की स्थापना, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड ट्रैफिक की स्थापना 1947 में हुआ था, और उसके बाद 1995 में मराकेश समझौता द्वारा WTO की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। और उससे पहले उरुग्वे दौर की वार्ता चली थी, उसके बाद मराकेश समझौता हुआ था, फिर WTO की स्थापना हुआ। तो ये सब बेसिक है। बहरहाल 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो जेनेवा में हुआ है उसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ चर्चा किया गया, पहला चर्चा ये हुआ है
कि वैक्सीन पेटेंट में 5 साल की छूट दिया जाए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत पिछले 2 वर्ष से लगातार इसका मांग उठा रहा है। वैक्सीन पेटेंट में 5 साल की छूट की क्यों दिया गया है, इनफैक्ट इसकी मांग क्यों कर रहा था भारत। आप में मैक्सिमम लोगों ने कोविडशील्ड वैक्सीन लगाया होगा, मैक्सिमम लोगों ने। मैंने यद्यपि कोवैक्सीन लगाया, लेकिन आप लोगों ने कोविडशील्ड लगाया होगा। तो ये जो कोविडशील्ड है ये बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट, लेकिन क्या सीरम इंस्टीट्यूट ने इस पर रिसर्च किया है? तो बिल्कुल नहीं। तो रिसर्च किसने किया है? रिसर्च किया है ब्रिटेन की एस्ट्रोजेनिका नाम की कंपनी। अब सोच के देखिए, एस्ट्रोजेनिका कंपनी रिसर्च किया है और सीरम इसको बनाया है और कोविडशील्ड। तो ऐसे में कोई भी कोविडशील्ड अगर मार्केट में बिकता है, मान लीजिए वो 400 रुपये में बिकता है, तो ऐसी स्थिति में उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है एस्ट्रोजेनिका को भी देना पड़ेगा और उसका कुछ अमाउंट जो है सीरम भी लेगा। तो इसलिए ये वैक्सीन महंगी हो जाएगी। अगर हमें एस्ट्रोजेनिका को देने की नौबत नहीं आई तो ऐसी स्थिति में सस्ता हो जाएगा। 400 रुपये की वैक्सीन 200 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। दूसरा ये है कि इसका प्रोटेक्शन कहीं भी हो सकता है। अगर पेटेंट में छूट दिया जाए, इसका मतलब यह है कि इसका प्रोटेक्शन कहीं भी हो सकता है। अफ्रीका के देश में भी इसका प्रोटेक्शन हो सकता है। तो इसलिए वर्तमान में कोरोना को काबू करने के लिए आवश्यक था कि वैक्सीन पेटेंट में छूट दिया जाए। वैक्सीन पेटेंट में छूट दिया जाए, ये आवश्यक था। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों WTO गए थे, दोनों इसकी मांग उठा रहे थे। और खास करके जो अविकसित देश है, खास करके जो पिछड़े देश है, उसके लिए ये वरदान साबित होगा ये निर्णय। दूसरा है कि मछुआरों को मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। अब देखिए, ओके, देखिए विकसित देश मांग क्या कर रहा था? विकसित देश मांग कर रहा था कि मछुआरों को जो भारत सरकार सब्सिडी देती है वो सब्सिडी को समाप्त करे। भारत का कहना था कि आपके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, आपने जितना मछली निकालना था निकाल लिया। भारत के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं रही है, भारत के पास उस तरह का पोत नहीं रहा है। भारत के मछुआरे समुद्र में दूर तक जाकर के मछली नहीं निकालते थे। तो ऐसी स्थिति में आप ऑलरेडी जितना मछली निकालना था निकाल चुके, आपके इक्विवेलेंट भी हम लोग कहीं दूर दूर तक अभी खड़े नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें 25 वर्ष का समय दीजिए, उसके बाद हम अपने मछुआरों को सब्सिडी समाप्त करेंगे। आप लोग समाप्त कीजिए, फिलहाल 25 साल का हमें समय दीजिए, उसके बाद हम सब्सिडी समाप्त करेंगे। तो इस पर दिखा जा रहा है कि थोड़ा सहमति बनता हुआ दिख रहा है। अवैध मछली पकड़ने वाले देश पे लगेगी लगाम, तो इसमें खास करके चीन का नाम लिया जा रहा है। सबसे अधिक अवैध मछली पकड़ने का काम करता है चीन, तो चीन का विशेष तौर पे इसमें नाम लिया जा रहा है कि चीन इस पे लगाम लगाने का प्रयास करें। WTO की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाएगा, किसी एक देश का WTO में वर्चस्व ना हो, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। अब देखिए WTO का जो मुद्दा देखिएगा आप, तो उसमें एक जो मुद्दा भारत के संदर्भ में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। WTO के कई सारे चर्चा में सबसे इम्पॉर्टेंट भारत के संदर्भ में है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें क्या प्रोविज़न किया गया था कि जो देश अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, विकसित देश 5% सब्सिडी दे सकते हैं मैक्सिमम, और विकासशील देश मैक्सिमम 10% सब्सिडी दे सकते हैं, राइट। अमेरिका 5% सब्सिडी दे सकता है, भारत 10% दे सकता है अपने GDP का। अब देखिए, अमेरिका जो 5% सब्सिडी देता है, वो 5% सब्सिडी भारत के 10% सब्सिडी से कहीं ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत फिर WTO गया था और कहा था कि हमें सब्सिडी और देने का मौका दीजिए, चूँकि हमारे किसान काफ़ी वीक हैं। हमारे पास 80% से अधिक किसान, 85% लगभग किसान जो है सूक्ष्म और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। तो भारत को विशेष छूट दिया गया था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, जिसे पीस क्लॉज कहते हैं। भारत अपने किसानों को लगभग 14% के आसपास सब्सिडी देता है। तो यहाँ पे किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी, क्योंकि इस पर चर्चा ही नहीं हुआ था। तो ये सब कुछ बेसिक निर्णय लिया गया है WTO की 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुई है जेनेवा में, उसमें ये निर्णय लिया गया। अगेन ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे बेसिकली 2 न्यूज़ है। जून में 2 ऐसी सम्मेलन होगी जिस पे आपकी नज़र रहेगी, हमारी नज़र रहेगी और विश्व की नज़र रहेगी।
एक सम्मेलन जो है वो 23 और 24 जून को होने वाला है, ब्रिक्स सम्मेलन, और दूसरा सम्मेलन 26 से 28 जून को होने वाला है, G7 सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है चीन और G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है जर्मनी। दोनों में पीएम मोदी शामिल होंगे। तो ब्रिक्स सम्मेलन में क्या होगा, इसको लेकर के विश्व की नज़र भारत की तरफ है। अब देखिए, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, बाकी जब सम्मेलन होगा तो उसके बाद चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे इस टॉपिक पे। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ब्रिक्स पे। ब्रिक्स का जो विचार दिया था जिम ओ नील, एक विचारक थे, उन्होंने दिया था। ब्रिक्स में पहले 4 देश थे। पहले दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था, पहले ब्रिक था ये। तो B4 ब्राज़ील, ब्राज़ील नेचुरल रिसोर्स के लिए फेमस है। R4 रूस, ये भी नेचुरल गैस के लिए काफ़ी फेमस है। I4 इंडिया, जो सेवा सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और C4 चाइना, जो विनिर्माण सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हब है। तो जिम ओ नील का विचार था कि अगर ये चारों देश मिल जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है 2050 तक। और ये विचार से ही ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी। 2009 में इसका पहला सम्मेलन रूस में हुआ था। 2010 में ये अफ्रीका इससे जुड़ा हुआ है। तो अफ्रीका जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। पहले ये ब्रिक था, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। अफ्रीका जुड़ने से एस जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया 2010 में। दुनिया की आबादी का 42%, जीडीपी का 23%, टोटल ट्रेड का 17%, जमीन का 26% ब्रिक्स के पास है। अब ब्रिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनल डेवलपमेंट, मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटी, विकासशील देशों में विकास को बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, न्यू डेवलपमेंट बैंक और करा को बढ़ावा देना। तो ये सब ब्रिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव पे मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा सेपरेट वीडियो बना करके। अब देखिए, ये जो 14वां मीटिंग होने वाली है, 14th ब्रिक्स समिट, ये 23 से 24 जून को होने वाली है। इसकी अध्यक्षता चीन कर रहा है। बाकी डिटेल से हम लोग मीटिंग के बाद डिस्कस करेंगे। इसी तरह से इसी महीने में G7 की मीटिंग होने वाली है। इस पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जर्मनी जाने वाले इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। पाकिस्तानी आतंकी मक्की पे नकेल कसने की राह में चीन ने डाला अड़ंगा। देखिए, इसी तरह से मुझे याद है कि मसूद अजहर जो आतंकवादी है पाकिस्तान का, उसी भारत ने यूनाइटेड नेशन में प्रतिबंधित करने के लिए लगातार भारत 2-3 साल प्रयास किया, तब जाकर के चीन माना। अदरवाइज होता क्या था कि प्रत्येक बार चीन वीटो कर देता था। तो इसलिए भारत लगातार मांग भी करता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होने का। मान लीजिए कि 5 देश हैं, वीटो पावर 5 देश हैं, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। तो ये 5 देश है वीटो पावर वाला। इसमें कोई भी एक देश अगर वीटो कर देता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो इसलिए भारत मांग करता है, भारत जैसे देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसको इससे बाहर रखा गया। इसलिए भारत लगातार मांग करता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए। फिर भारत ने एक आतंकवादी को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव को चीन ने खारिज कर दिया। तो ये काम चीन लगातार करता है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को रोकने में चीन को भी भारत की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा चीन नहीं करता है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई पीसीआई की पहली महिला प्रमुख बनी है। देखिए, इनका नाम काफ़ी जगह आपको दिख जाएगा। 2-3 जगह मैं आपको बताता हूँ। एक तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग जो बना था, उसकी ये हेड थी। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग जो बना था, उसकी ये हेड थी, अध्यक्ष थी। इसी तरह से क्या उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के जो समिति बनी है, उस समिति को भी लीड कर रही है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस रह चुकी हैं और भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं। तो ये महिला काफ़ी चर्चा में वर्तमान में है। राज्य ताकत पहचान कर निर्धारित करें अपने लक्ष्य, मोदी। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे अखिल भारतीय मुख्य सचिव का सम्मेलन हुआ है और उस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत ने $5 ट्रिलियन का जो टारगेट फिक्स किया है,
इसके लिए आवश्यक ये है कि राज्य सरकार भी अपना अपना टारगेट ले। हर एक राज्य को अपना अपना टारगेट लेना चाहिए कि हम इतना ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी इस समय तक बन जाएंगे। तो राज्य मिल के काम करेंगे तो देश का सर्वांगीण विकास होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। और जैम पोर्टल का उपयोग भी जरूरी है, ये भी कहा है पीएम मोदी ने। तो जैम क्या है? GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी अपेक्षित रूप में किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी बच्चों का पोषण दूसरे राज्य जाने के बाद भी नहीं रुकेगा। यद्यपि ये गुजरात का न्यूज़ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ICDS कार्यक्रम, जिसे हम आंगनबाड़ी कार्यक्रम कहते हैं। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुपोषण। कुपोषण क्या है? कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कल भी पेपर में दिया हुआ था कि सरकार फूड फोर्टिफाइड चावल की शुरुआत ऑलरेडी, जो ICDS में खाना मिलता है या आंगनबाड़ी केंद्र में खाना मिलता है, मिड डे मील में मिलता है, वो हर जगह शुरू कर दिया है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल आवश्यक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए, अग्निवीर को लेकर के जो है, एक तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने कहा है कि वो 12th करवाएगा। जो बच्चे 10th करके सेना में चले गए हैं उन्हें 12th करवाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा परिषद संस्थान लेगी। और जो 12th करके जाएंगे उससे ग्रेजुएशन कराने की जिम्मेदारी इग्नू ले रही है। तो एक अच्छा कदम होगा कि 4 वर्ष के लोग जो सेवा देंगे आर्मी में, वो अगर 10th नहीं किए तो 12th नहीं किए तो वहाँ जाकर 12th कर लेंगे, और ग्रेजुएशन नहीं किए तो ग्रेजुएशन भी जाकर के कर लेंगे। एडिटोरियल में बस ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका बेसिक इशू क्या है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखा नहीं है, नहीं तो मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये जो टॉपिक दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा में सुधार, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर हायर एजुकेशन में क्या क्या खामियां हैं वर्तमान में, और हायर एजुकेशन में उस खामियों को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। कौन कौन सी समिति बनी है जो हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात करती है। एज ए टॉपिक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल में बेसिकली चर्चा किया गया है कि जिस तरह से बंगाल में एक कानून लाया गया, बंगाल सरकार एक कानून लाई, कानून इनफैक्ट नहीं लाई है, लेकिन एक बिल पारित किया है बंगाल की विधानसभा में। और वो बिल ये अधिकार देता है कि जितने भी राज्य में यूनिवर्सिटी हैं उसके कुलाधिपति राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे। अब बहुत सारा राज्य में इस तरह का चल रहा है कि राज्य अपने यहाँ जो है विश्वविद्यालय, जो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय है उसका नेतृत्व खुद करना चाहती हैं। राज्यपाल का मतलब हो गया केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का मतलब हो गया कि वहाँ की राज्य सरकार करना चाहती है। इसके कई सारे रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि कई सारे यूनिवर्सिटी के वीसी पे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और अगर राज्य सरकार के अधीन वो नहीं रहेगा, राज्यपाल के अधीन रहेगा, तो फिर उस पर कार्रवाई बहुत त्वरित रूप से नहीं होता। मगर एक यूनिवर्सिटी, पटना की यूनिवर्सिटी है, मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ के वीसी के घर पे जब छापा मारा गया था तो 5 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ था। तो इस तरह का कई जगह विवाद होता है, दिखता है कि वीसी किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, और चाह के भी राज्य सरकार उस पर बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाती है। इसलिए आवश्यकता है कि इस तरह का रिफॉर्म्स भी किया जाए। देखिए, ये जो टॉपिक है 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य। जब इस तरह का आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया रहता है, जैसे इंडियन रोड कांग्रेस, इसके बारे में एक तो पता आपको होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे देखिए इनोवेशन बैंक की स्थापना की बात किया गया, और तीसरा डाटा दिया गया। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन रोड कांग्रेस की बात किया जाए तो 1934 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
ये देश के राजमार्ग इंजीनियर की सर्वोच्च संस्था है। इसका उद्देश्य भारत में सड़क विकास को बढ़ावा देना है। तो बेसिकली एक संस्था है जो सड़क विकास को बढ़ावा देने में देश में काम करती है। डाटा क्या है कि एनएच की लंबाई 2014 में 91,000 किलोमीटर था, 1,41,000 किलोमीटर 2021 में हो गया है और 2025 में 2 लाख किलोमीटर हो जाएगा। ये माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है। इनोवेशन बैंक बनाने की बात किया गया जो कि नवीन विचारधारा को स्थान देगा। नवीन विचारधारा, नवीन शोध को आगे को स्थान देगा। जैसे क्वायर के द्वारा बनाने की बात किया गया था, सड़क बनाने की बात किया गया था, एक नवीन विचार है। इसी तरह से जूट का सड़क बनाने की बात किया जाएगा, ये भी नवीन विचार है। तो बहुत सारे इस तरह के नवीन विचार हैं जिसको स्थापित करने के लिए इनोवेशन बैंक बनाने की चर्चा किया गया है माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज कुछ दिन पहले दिया हुआ था कि अब इंडिया में पीपीपी मॉडल आप लोग जानते होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहाँ पे 4P आ गया, 4P मॉडल हो गया, पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि अब लोग पैसा देंगे सरकार को, आप पैसा दीजिए सरकार को और सरकार आपके पैसा से रोड बनाएगी। रोड बना करके सरकार फिर आपको जो पैसा रिटर्न करेगी, साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट जो होगा वो भी रिटर्न करेगी। तो लोग सीधे आप सरकार को पैसा देंगे रोड निर्माण के लिए। ये भी एक सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है और उसके बदले में जो एक्स्ट्रा इनकम होगा वो लोगों को दिया जाएगा। मान लीजिए 10% अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा लोगों को बोला गया है कि आप पैसा जितना देंगे उसका 10% हम एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे। गवर्नमेंट बोलती है कि 10% एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे, तो गवर्नमेंट वो लोगों को रिटर्न भी किया जाएगा, राइट। लोगों का पैसा लगेगा, लोगों का रोड का निर्माण होगा और लोगों को जो एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा वो भी मिलेगा। तो ये P4 मॉडल इसको कहते हैं, पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जबरन कर्ज वसूली के तरीके पे लगेगा रोक, अंकुश इसको भी एक बार देख लीजिएगा। यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन और मोल्डोवा को शामिल करने पे सहमति हुआ। तो यूरोपीय यूनियन में इस बात की सहमति हुआ है कि यूक्रेन और मोल्डोवा को शामिल किया जाए। यद्यपि जॉर्जिया ने भी एप्लीकेशन दिया था कि उसे भी यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए, लेकिन जॉर्जिया को अभी शामिल नहीं किया गया। तो अब देखिए थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसके बाद थोड़ा मैप मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखिए ये यूक्रेन का मैप है। यूक्रेन के पूर्व में देखिएगा रूस है, उसके बाद पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिम में पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्डोवा है। ये 4 देश हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा और रोमानिया। इसके अलावा उत्तर में देखिएगा बेलारूस है और दक्षिण में जो है एजोब सी है। यहाँ पे देखेंगे ये एजोब सी है और ये ब्लैक सी है। तो देश का नाम याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ब्लैक सी, ये पूरा ब्लैक सी है और ये जो छोटा सा सी आपको दिख रहा है एजोब सागर इसको बोलते हैं। तो इतना देश जो है रूस के साथ घिरा हुआ। अब ये यूक्रेन हो गया और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ये छोटा सा देश, ये मोल्डोवा। तो यूक्रेन और मोल्डोवा को शामिल किया जाएगा किसमें, तो यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाएगा। इसकी सहमति बनी है यूक्रेन और मोल्डोवा को शामिल करने की। यूरोपीय यूनियन की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत जो है मॉन्ट्रिच संधि हुआ था 1993 में। ये लागू हुआ था, यूरोपीय यूनियन की शुरुआत हुई थी 1993 में। 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ था मॉन्ट्रिच संधि, इसके द्वारा यूरोपीय यूनियन की शुरुआत किया गया था। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 27 देश है, पहले 28 था, उसके बाद ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, तो अभी इसमें 27 देश है। और अगर ये दोनों देश शामिल हो जाते हैं, यूक्रेन और मोल्डोवा शामिल हो जाते हैं, तब 29 देश हो जाएगा यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन की आधिकारिक मुद्रा जो है वो है यूरो है, जो यूरोपीय यूनियन में 27 देश में 19 देशों की मुद्रा है। बाकी 8 देश की अपनी अपनी अलग मुद्रा है।
यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला अंतिम देश था और वर्तमान में मोल्डोवा और यूक्रेन को शामिल करने की सहमति बनी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पाइपलाइन है, मैं चाहता हूँ कि उसको नाम याद रखिएगा, वो पाइपलाइन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, ये ये जर्मनी को कनेक्ट करता है रूस से। इसके अलावा यूरोप एक अच्छा खासा रूस का गैस का आयातक, सबसे अधिक गैस का आयात होता है इसी पाइपलाइन द्वारा, नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन द्वारा जर्मनी को, और जर्मनी के बाद होता है इटली को। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस युद्ध में भी जर्मनी और इटली बहुत खुल के रूस के खिलाफ नहीं बोले। जिस तरह से ब्रिटेन बोला है रूस के खिलाफ, उस तरह से जर्मनी और इटली आप देखे होंगे कि रूस के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि गैस की निर्भरता इन देशों की बनी हुई है रूस पे। अब रूस ने क्या किया है कि रूस एक दबाव डालने की रणनीति काम कर रहा है कि भाई आप लोग के कारण यूरोपीय यूनियन मुझ पर बैन लगाया है, अमेरिका बैन लगा रहा है, तो हम भी आपको गैस नहीं देंगे। 60% गैस की कम कर दिया, जितना गैस देता था उसका लगभग 50% ही गैस अब दे रहा है। तो इससे एक त्राहिमाम की कंडीशन क्रिएट होगी यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन में कंडीशन क्रिएट होगी तो अमेरिका पर भी दबाव बनेगा, और उसके बाद जो रूस पे अपेक्षित सैंक्शन है उसको कम करने का प्रयास करेगा। तो एक तरह दबाव डालने का कोशिश कर रहा है रूस यूरोपीय यूनियन में कि आप हम पे इतना प्रतिबंध नहीं लगाइए, चूँकि आपकी निर्भरता भी हम पे बनी हुई है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ होते रहता है। अमेरिका बोला वो भारत के लिए खड़ा है, उसके संबंध रूस से रोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, मैं अमेरिका के विदेश मंत्री को भी फॉलो कर रहा हूँ, उनका भी यही कहना है कि जिस वक्त हमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था, हम भारत के साथ खड़ा नहीं थे। उस वक्त रूस भारत के साथ खड़ा था, तो यही कारण है कि आज रूस के साथ भारत का संबंध अच्छा है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने इंडिकेट किया कि भारत के साथ जब हम खड़ा होना चाहिए था, हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो अच्छी बात है कि अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि भारत जो है उसकी निर्भरता रूस पे है। 60% हम हथियार रूस से परचेज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में रूस के साथ हमारे संबंध मजबूत रहेंगे, कम नहीं होंगे। FATF की निगरानी सूची में बना रहेगा पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का पूरा फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इसका गठन 1989 में G7 कंट्री के द्वारा किया गया था। तो जब 1989 में इसका गठन किया गया था तो उस समय में इसका सिर्फ मकसद था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। बाद में 2001 में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया, और 2001 में ही कार्य क्षेत्र का क्यों विस्तार किया गया, क्योंकि 2001 का अमेरिका आतंकवादी हमला याद कीजिए। इसी हमले के बाद इसके कार्य क्षेत्र को विस्तार करते हुए इसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेरर फिनांसिंग को भी रोकने का हम प्रयास करेंगे। जब अमेरिका पे हमला होता है तो अमेरिका FATF में संशोधन करके इसमें टेरर फिनांसिंग को भी जोड़ देता है। फिलहाल FATF में 39 सदस्य हैं, इनमें 37 सदस्य हैं और 2 क्षेत्रीय संस्थाएं हैं। तो 39 इसके मेंबर हैं, जिसमें 37 इसके सदस्य हैं और 2 क्षेत्रीय संस्थाएं भी इसके सदस्य हैं, जैसे यूरोपीय कमीशन और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल भी इसके सदस्य हैं। भारत 2010 से FATF का सदस्य बना है। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया इसका पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल है, और सऊदी अरब पहले पर्यवेक्षक था। 2019 में सऊदी अरब भी इसका सदस्य बन चुका है। अब देखिए ये 2 तरह का सूची जारी करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि जिस देश पे संदेह है कि वो टेरर फिनांसिंग में इन्वॉल्व है या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो वैसी स्थिति में उसको फंड, आतंकवादी संगठन को वो फंड ना दे, इसलिए उसके लिए ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ग्रे लिस्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे वर्ल्ड बैंक मान लीजिए या IMF, पाकिस्तान को IMF पैसा दे रही है, तो पाकिस्तान को अगर IMF $5 बिलियन देगी तो वो पाकिस्तान से हिसाब लेगी कि ये $5 बिलियन का आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। ऐसा तो नहीं कि ये $5 बिलियन का इस्तेमाल आपने यहाँ आतंकवादी को फंडिंग करने के लिए कर दिया। तो इसी ध्येय के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ग्रे लिस्ट किया जाता है, ग्रे लिस्ट, ताकि आपका जो भी ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन में मॉनिटर कर सके FATF।
और ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कि पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट कर दिया, मतलब उसको कोई लोन वगैरह नहीं मिल सकता, कोई धन का ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो सकता, पूरी तरह से ब्लैक कर देना। जैसे उत्तरी कोरिया को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। इसी तरह से आई थिंक ईरान को भी शायद ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये डाटा इसका इम्पॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन पे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसका डाटा जो होगा, ये जो नया डाटा है हमारे पास, ये डाटा आप लोग कोट कर लीजिएगा। ये डाटा मेंस में लिखने में ये काम देगा। भारत में जलवायु परिवर्तन व आपदाओं से 2021 में 50 लाख लोग विस्थापित हुए, यूनाइटेड नेशन का कहना है। और विश्व स्तर पे 2021 में 2.37 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला बनी एमेलिया। ये सब देख सकते हैं एक बार, चूंकि मान लीजिए वनडे एग्जाम वगैरह में तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बीपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला कौन थी, तो एमेलिया उसका नाम था। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।